चले बढ़ते हैं आगे। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर से अवैध कब्जा हटाने के हाईकोर्ट के आदेश पर मजहबी सियासत शुरू हो गई है। असम से लेकर हैदराबाद तक सियासत गर्मा चुकी है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, जिस पर 5 जनवरी को सुनवाई। देखिए, सवाल ये है कि इस पूरे के पूरे मुद्दे पर ओवैसी से लेकर अब्दुल्ला तक ये नैरेटिव गढ़ने में लगे हैं कि मोदी सरकार जो है वो एंटी मुस्लिम। हमारी माएं बहनें बैठी हुई है, ये हमारी इज्जतें हैं, ये हमारी नामूस है, ये हमारी फातिमाएं हैं। ज्यादातर इसमें मुसलमान हैं, गरीब हैं पूरे। इनके सर से छत छीन लेना, ये कौन सी इंसानियत की बात है? नरेंद्र मोदी के राज में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं। प्रधानमंत्री जी कहते थे कि हम 2022 तक में हर व्यक्ति को पक्का मकान दे देंगे। आज जिनके पास पक्का मकान है उसके सामने आपने बुलडोजर खड़ा कर दिया। मुसलमानों को घरों से निकाला जा रहा है, उनके घर तोड़े जा रहे हैं। कौन जिम्मेवार है? हल्द्वानी में हंगामा मचा है। रेलवे की जमीन पर अवैध तरीके से बने मकानों को गिराने के हाईकोर्ट के आदेश के बाद बड़े महीन तरीके से फिर से एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। निशाने पर मोदी सरकार है और सियासी दांव है मुसलमान का। और वोट बैंक की राजनीति करने वाली कट्टरपंथी जमातें एक बार फिर कूद गई हैं ये लाइन खींचने में कि मोदी सरकार एंटी मुस्लिम है। हमारी माएं बहनें बैठी हुई है, ये हमारी इज्जतें हैं, ये हमारी नामूस है, ये हमारी फातिमाएं हैं। आज हमारे सरों पर हाथ रखने वाला कोई नहीं रहा। अल्लाह में सीने से लगाने वाला कोई नहीं रहा। अल्लाह इन माँ बहनों की सरों पर आंचल रखने वाला कोई नहीं रहा। तकरीरें चल पड़ी है ठीक वैसी ही जैसी कभी शाहीन बाग में चला करती थी। पूरा का पूरा विपक्षी कुनबा जोर से इस बात को साबित करने में लगा है कि देश के भीतर मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है। कि जब वो दशकों से वहां पे रह रहे हैं तो आपको उजाड़ने का कोई अधिकार नहीं। और समाजवादी पार्टी ये जानती है कि रेलवे का जो निजीकरण है उसकी जमीनें प्राइम लैंड हैं, ये किसी न किसी पूंजीपति को देने के लिए गरीब मुसलमानों को, गरीब कोई भी हो, उसको उजाड़ने का काम हल्द्वानी में जो हो रहा है। समाजवादी पार्टी पूछना चाहती है इस देश की हुकूमत से, शहंशाह से, कि आप उनका धर्म जो भी हो, उनके बच्चे, उनके बूढ़े, उनकी माएं रात में कड़ाके की ठंड में बैठे हैं और शहंशाह सो रहा है दिल्ली में। दुर्भाग्यपूर्ण है। ऑनरेबल हाईकोर्ट के फैसले के बाद किसी प्रकार की राजनीति की गुंजाइश नहीं बचती है। कहीं पर भी अगर किसी ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, अतिक्रमण कर रखा है और कोर्ट के आदेश के द्वारा विधि के सम्यक क्रम में अगर उसको हटाया जा रहा है, तो ऐसे मसलों पर राजनीतिक दलों को राजनीति करने से परहेज करना चाहिए। लेकिन कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो अपने सत्ता शासन काल में अवैध बिल्डिंगों को, अवैध निर्माण को, अवैध अतिक्रमण को हमेशा संरक्षित करते रहे हैं। इसलिए कहीं पर भी अगर कोई अवैध कब्जा है तो उसको संरक्षित करना अपनी वो राजनीतिक दायित्व समझते हैं और इसी राजनीतिक दायित्व के तहत उस ऑनरेबल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जाकर के वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। ये बातें स्वीकार नहीं की जानी चाहिए। क्या सारा सियासी सियापा सिर्फ इसलिए है क्योंकि जिस अवैध कब्जे को हटाए जाने के आदेश दिए गए हैं वहां मुस्लिम आबादी है? और फिर किसी सूबे की कानूनी कार्रवाई में निशाने पर मोदी सरकार कहां से आ गई? प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 जब आएगा, खत्म होगा तो सबको घर मिलेगा। अरे यहाँ तो अब घर से निकाल रहे हैं लोगों को। एक पीढ़ी, दो पीढ़ी नहीं, 4-4 पीढ़ी वहां पर उस मुकाम पर रही है। जब दिल्ली में मोदी सरकार इलीगल कॉलोनीज को रेगुलाइज कर सकती है तो यहां पर उत्तराखंड की बीजेपी की सरकार क्यों नहीं मदद कर रही लोगों को? आप दिखाइए ना, क्यों नहीं मदद करना चाह रहे आप? ज्यादातर इसमें मुसलमान हैं, गरीब हैं पूरे। इनके सर से छत छीन लेना, ये कौन सी इंसानियत की बात है? दरअसल मुद्दा हिंदू और मुसलमान का नहीं है, मुद्दा है अवैध कब्जे का। अगर ये हुआ है तो कानून का डंडा तो चलेगा और ये पहले भी चलता रहा है। तो क्या इस बार चूंकि अवैध कब्जे को हटाने के आदेश से प्रभावित आबादी मुस्लिम है, इसलिए एक नैरेटिव गढ़ने का मौका कथित सेकुलर जमात के नेताओं को मिल गया है?
बाकायदा सोशल मीडिया पर हल्द्वानी के मामले को तूल दिया जा रहा है। ये बताने और जताने की कोशिश की जा रही है कि मोदी सरकार एंटी मुस्लिम है, मुस्लिमों के घरों को तोड़ा जा रहा है, मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है। ये वो नेता हैं जिनकी सियासत 2014 के बाद से लगातार बस एक राग अलापते हुए बीत रही है कि देश के भीतर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। सीएए, एनआरसी के नाम पर यही हल्ला मचाया गया। धारा 370 हटने के बाद मुफ्ती और अब्दुल्ला ने यही रट लगाई। पत्थरबाजों पर एक्शन हुआ तो भी यही नैरेटिव गढ़ा गया। 3 तलाक, हिजाब के मुद्दे पर भी यही सियासी लाइन पकड़ी गई। राम मंदिर के फैसले पर भी भेदभाव का राग अलापा गया और अब हल्द्वानी मुद्दे पर भी नैरेटिव का यही खेल शुरू हो चुका है। लेकिन जो सियासी दल सवाल मोदी सरकार की नियत पर उठा रहे हैं, उससे इतर कुछ तस्वीरें और भी हैं जो खुद एक बड़ी गवाही है इस बात की कि देश में बस एक नरेशन है, सबका साथ और सबका विकास, और वो अपना काम कर रहा है बिना किसी भेदभाव के। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सिर्फ 3 राज्यों में मुसलमान परिवारों को मिले पक्के मकानों के आंकड़ों को जरा देख लीजिए, सच आपको पता चल जाएगा। यूपी में 1,04,086 मुस्लिम परिवारों को 2020 और 21 के बीच मकान दिए गए। बिहार में 31,358 मुस्लिम परिवारों को इसी दौरान पक्के मकान मिले। उत्तराखंड में जहां आबादी कम है, वहां भी 534 मुस्लिम परिवारों को 2020 और 21 के बीच पक्के मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिए गए। मेरा कच्चा मकान था, राजमिस्त्री का मैं काम करता हूँ, लेकिन मजदूरी करने के बाद भी अपना मकान नहीं बना पाया। फिर मुझे एमसी के थ्रू स्कीम का पता लगा, प्रधानमंत्री योजना का। मैंने फिर उसका जो है फार्म भरा। फार्म बनने के बाद सर्वे हो गए मेरे, और उसके बाद मेरा मकान बनवाया गया। बनवाने के बाद फिर मैं भी और मेरे बच्चे, सारी फैमिली सारी बहुत बढ़िया खुश है। हमारा मकान टीन था, टीन के बहुत परेशानी थी, खाने की व्यवस्था नहीं हो पाती थी, सोने की व्यवस्था नहीं था। अब सरकार योजना के आवास मिला, तब से हम लोग बहुत आराम से हैं। तो हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। पक्का मकान देने के मामले में मोदी सरकार ने न असगर और आनंद में भेद किया, न निजामुद्दीन और नरेश में। जो पात्र था उसे मिला, लेकिन ध्यान रहे इन लोगों ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा नहीं किया था। सच तो ये है कि जो लोग खुद को मुसलमानों का रहनुमा बताते रहे हैं, आज से 35-40 साल पहले सरकारें उनकी थीं और रेलवे की जमीन पर गफूर बस्ती अवैध तरीके से तैयार हो रही थी। तब भी उन्हें मालूम था, वो चाहते तो आगाह कर सकते थे, पर तब तमाशा न होता, सियासी फायदा न होता, और राजनीति कहती है सही समय पर सही चुनाव। अब विपक्ष की राजनीति गफूर बस्ती के बहाने मोदी पर निशाने लगाने की है, सो वो कर रही है। हल्द्वानी से अभिषेक सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।